अच्छा, क्या मुझे बताओ कि कौन सा मैंने करवा दिया था? 14, 15, 16 अप टू 17 तक हम लोगों ने कर लिया था। हम लोग 18 से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 से हम लोग स्टार्ट करते चलो। और इसके साथ हम लोग फिर से सीखेंगे। अभी तो मैंने ऐसे ही बताया विदाउट डेटा, तो तुम लोग को लग रहा होगा कि क्या है, ठीक है। फिर भी मैंने कोशिश किया कि तुम लोग को समझ में आए, लेकिन ये 18 जो है एज एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते चलो। 18 में क्या क्या बोला है देखो, और हम जैसे जैसे कर रहे तुम लोग भी वैसे करते जाओ। A fire occurred on 1st of Feb 1990 in the premises of Unfortunate Limited and business was partially disorganized up to 30th June 1990। मतलब बिजनेस जो है उसमें फायर ऑकर हुआ है 1st of Feb को, और बिजनेस डिसऑर्गेनाइज मतलब पहले जैसे कंडीशन में लाते हुए टाइम लग चुका है 30th जून 1990। तो हम लोग कैसे लिखेंगे देखो, तुम लोग भी इस तरह से क्वेश्चन को क्या है लिख लो। तो ये वाला हम डेट लगा देते हैं फायर ऑकर का, और फायर ऑकर हुआ है 1st of 90, और ये बोल रहा है कि बिजनेस डिसऑर्गेनाइज्ड है अप टू 30th जून 1990। और इस टाइम को क्या बोला जाता है पता है? इस टाइम को बोला जाता है डिसलोकेशन पीरियड। मतलब बिजनेस अपनी लोकेशन पे जिस हालत में है वैसा नहीं है, डिसलोकेट हो चुका है, इसीलिए इस टाइम को बोला जाता है डिसलोकेशन पीरियड, ठीक है। तो यहाँ तक इतने दिन तक बिजनेस जो है डिसऑर्गेनाइज्ड हालत में था, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या बोला है, फ्रॉम द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। अब देखो कुछ इंफॉर्मेशन मिला है थोड़ा बहुत, क्या है कि एक्चुअल टर्नओवर जो है 1st of Feb 90 से लेके 30th जून 19 तक है, 90 तक है 75। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सेल है वो है 75,000, यानी फायर ऑकर होने के बाद भी सेल करवाने का कोशिश किया गया और उसमें सेल हुआ है 75,000। Turnover from 1st of Feb 89 to 30th June 89 2,10,000। अब ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 1st of Feb, यहाँ ले लेते हैं 1st of Feb 89 से लेके 30th जून 89, ठीक है। यहाँ तक का सेल कितना बता रहा है देखो, यहाँ तक का सेल बता रहा है 2,10,000, 2,10,000, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर पहले एक सिमिलरिटीज देख लेते हैं, जो कि अभी मैंने एकदम स्टार्टिंग में तुम लोग को समझाया था। फायर ऑकर होने के बाद का जो टाइम पीरियड है उसके साथ हमें कंपेयर करना पड़ता है प्रीवियस ईयर। ये देखो ये 89 है, ये 90 है, तो ये देखो हम यहाँ पर व्हाइट इंक से ऐसे कर देते, ठीक है। ये और ये सिमिलर पीरियड है, बस ईयर अलग है, और ये दोनों को कंपेयर करना है, और इसे बोला जाता है एक्चुअल सेल्स, ठीक है। कितना सेल्स हुआ, और इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड सेल, बिकॉज ये हम लोग कंपेयर करते हैं। यहाँ पर लिखा मैंने स्टैंडर्ड सेल, इसे बोला जाता है एक्चुअल सेल, इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड सेल। नेक्स्ट, टर्नओवर फ्रॉम 1st of Feb 89 टू 31st of Jan 90। 1st of Feb 89 से लेके 31st of Jan 90 तक का सेल बताया है। कितना बता रहा है? 4,50,000। 1st of Feb से लेके 31st of ये वाला 31st of Jan, तो यहाँ पर 31st of Jan लिखना पड़ेगा। 31st of Jan मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1st of Feb, ये देखो 1st of Feb 89, पहले यहाँ पर ले लेते 1st of Feb 89 से लेके 31st of Jan 90। 31st of Jan 90 मतलब ही मतलब जैन का लास्ट डेट मतलब ही फेब का फर्स्ट डेट बोल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो सेल है इसका वैल्यू देके रखा है 4,50,000। अब इसी को बोला जाता है एनुअल टर्नओवर, इसी को बोला जाता है एनुअल टर्नओवर, दैट इज 80। एनुअल टर्नओवर, एनुअल मतलब होता है ईयरली, ठीक है। ईयर मतलब होता है एनुअल, और टर्नओवर मतलब होता है सेल। तो 12 महीने का सेल और इंश्योरेंस वाला जो सम्स होता है, जो लॉस ऑफ प्रॉफिट होता है, उसमें
एनुअल टर्नओवर का मतलब होता है, अच्छी तरह से इसे याद रखो, जिस दिन फायर ऑकर हुआ है, ये देखो मैंने यहाँ पर रखा है पेन, जिस दिन फायर ऑकर हुआ है उस दिन से लेके बैक में 12 मंथ्स तुम लोगों को कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में दे दिया, अच्छा बात है, ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा जहां नहीं दिया हुआ रहेगा, तुम्हें वहां पर कैलकुलेट करना पड़ेगा कि एनुअल टर्नओवर कितना है। तो यहाँ पर एनुअल टर्नओवर का मतलब होता है जिस दिन फायर ऑकर हुआ है उस दिन से लेके बैक में 12 मंथ्स का मतलब होता है एनुअल टर्नओवर। ठीक है, यहाँ पर ये होता है एनुअल टर्नओवर, दैट इज 80, दैट इज 80। और इसमें जब ट्रेंड ऐड हो जाता है, इसी में जब ट्रेंड ऐड हो जाता है तो इससे हम लोग बोलते हैं AAT, यानी एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। इसे बोला जाएगा AAT यानी एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। फिर से याद रखो, जिन लोगों ने लास्ट क्लास किया तो उन लोग को पता है एनुअल टर्नओवर पे जब ट्रेंड ऐड हो जाएगा तो इसे हम लोग बोलेंगे AAT, दैट इज एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। फिर देखो नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर 70,000। तो नेट प्रॉफिट जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का नेट प्रॉफिट जो है वो है 10,000। ये देखो सॉरी 70,000, तो यहाँ पर लिखते हैं नेट प्रॉफिट, यहाँ पर लिख लेते हैं 70,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 56,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 56,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब है ऐसा फिक्स्ड एक्सपेंस जो हम लोगों ने इंश्योर्ड करवा के रखा है। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 64,000, टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 64,000। तो अनइंश्योर्ड कितना हो जाएगा, देखो अगर इंश्योर्ड 56 है, टोटल स्टैंडिंग मतलब टोटल फिक्स चार्जेस अगर 64 है तो अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना हो जाएगा बता सकते हो? टोटल 64 है, इंश्योर्ड, हाँ माइनस कर दो, माइनस करने से ही पता चल जाएगा। 8,000 माइनस कर दो, 8,000। अच्छा, टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है मतलब लास्ट ईयर सेल। टर्नओवर मतलब होता है सेल, तो लास्ट ईयर का सेल हम लोग को बता के रखा है 4,20,000। अच्छा, इसे इस ड्रॉ में ही दे देते, ठीक है, इसके अंदर दे देते 4,20,000। तो ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा कब? 1 जनवरी को हुआ होगा और एंड होगा 31। तो यहाँ ले लेते हैं, अगर ये 1 जनवरी है और ये अगर 31 दिसंबर है फॉर एग्जांपल, तो ये हो जाएगा 4,20,000। अच्छा, अब बोल रहा है द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंस। एडिशनल एक्सपेंस मतलब कुछ एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा 6,700 का। क्यों खर्चा किए, देखो एडिशनल एक्सपेंस लिखते हैं, एडिशनल एक्सपेंस 6,700, एडिशनल एक्सपेंसेस 6,700। अब ये करके फायदा क्या हुआ, विच रिड्यूस द लॉस इन टर्नओवर। अगर एडिशनल एक्सपेंस नहीं करते तो यहाँ पर 75,000 का जो सेल है वो नहीं करवा पाते, क्योंकि बिजनेस नॉर्मल हालत में नहीं है। इस हालत में अगर तुम्हें सेल करवाना है तो तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, जिस वजह से तुम्हारा खर्चा हो चुका है 6,700। अब अगर ये तुम नहीं करवाते तो तुम्हारा तो लॉस है, इंश्योरेंस कंपनी का भी लॉस होगा। क्यों होगा वो भी हम दिखाएंगे प्रूव करके क्यों लॉस होगा। ये पॉइंट याद रखो कि मैंने बोला कि अगर 6,700 हम लोग नहीं खर्चा करते तो इंश्योरेंस कंपनी का भी लॉस होता। वो क्यों होता अभी हम लोग चेक करेंगे। और बोल रहा है कि देयर वाज आल्सो अ सेविंग्स ड्यूरिंग द इंडिमिनिटी पीरियड ऑफ 2,450 इन द इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस एज अ रिजल्ट ऑफ द फायर। तो ये बोल रहा है, देखो इंडिमिनिटी पीरियड मतलब जिस पीरियड में भरपाई चल रहा है, ठीक है, भरपाई चल रहा है। भरपाई मतलब इंश्योरेंस कंपनी हम लोगों को 6 मंथ्स का टाइम देती है अपने जो है उसे भरपाई करने के लिए, जितना भी लॉस हुआ है उसे बोला जाता है इंडिमिनिटी पीरियड। इंडिमिनिटी पीरियड में क्या हुआ है, सेविंग्स हुआ है हमारा 2,450 का। तो सेविंग्स हुआ है 2,450 का, तो ये है सेविंग्स इन स्टैंडिंग चार्जेस, ठीक है, 2,450 का। और द कंपनी होल्ड्स ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी 1,24,200 और पॉलिसी वैल्यू इन लोग का लिया हुआ है 1,24,200 रुपीज का, ठीक है। देयर हैज बीन ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन ट्रेड सिंस द डेट ऑफ द लास्ट एनुअल अकाउंट्स। बोल रहे हैं कि पिछले साल से देखा जा रहा है कि इन लोग का बिजनेस डे बाय डे बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है। एंड इट हैड बीन एग्रीड दैट एन एडजस्टमेंट ऑफ 15% बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ द अपवर्ड ट्रेंड इन द टर्नओवर। और जो टर्नओवर है वो 15% ग्रोथ में है, अपवर्ड है।
अब देखो बोल रहा है कंप्यूट द क्लेम, तुम लोग को क्या करना है, क्लेम जो है वो कैलकुलेट करना है। तो ये रहा क्वेश्चन और हम लोग को क्लेम कैलकुलेट करना है और हम लोग स्टार्ट करें। मैम इस सेविंग्स के बारे में थोड़ा बताइए ना, 2450 के बारे में थोड़ा, तो सेविंग्स कैसे हुआ? ये सेविंग्स कैसे हुआ, ये सेविंग्स इसीलिए हुआ कि तुमने जितना भी टोटल एक्सपेंस किया उसमें तुमने जितना इंश्योरेंस करवा के रखा था उसके ऊपर कंपनी तुम्हें क्लेम दे रही है, अभी फिलहाल अपोर्शन करके क्लेम दे रही है 2450 का। तुमने 56,000 तुम्हारा स्टैंडिंग चार्जेस इंश्योर्ड किया हुआ था, ठीक है, उसमें से अभी तुम्हारा सेविंग्स हुआ है 2450, क्योंकि पूरा 56,000 थोड़ी देखी, तुमने एक्सपेंस कितना करवाया है 6,700 का। तो उस रेशियो में तुम्हें अभी कितना मिल जाएगा, इस एक्सपेंस का कितना पोर्शन तुम्हें कंपनी पे करेगी, दैट इज 2450 का। ये जो 56,000 का इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है उसमें अभी तुमने सिर्फ 6,700 का एक्सपेंस किया है, तो तुम्हें इंश्योरेंस कंपनी अपने हिसाब से, अपना रेशियो के हिसाब से कितना पेमेंट कर रही है, 2450 का अभी वो पेमेंट करेगी, यानी 6,700 में तुम्हारा 2450 का सेविंग्स हो जाएगा। इसे बोलते हैं सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। जो स्टैंडिंग चार्जेस तुमने इंश्योरेंस करवा के रखा है, इंश्योर्ड करवा के रखा है, उसमें इतने का सेविंग्स हुआ है। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, चलो स्टेप 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 में हम लोग को करना क्या है, स्टेप 1 में हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि हमारा सेल जो है, हमारा सेल जो है वो कितना कम हो गया है ड्यू टू फायर। तो इसे बोला जाता है कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। तो स्टेप 1 होता है कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल। अब शॉर्ट सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो शॉर्ट सेल कैसे कैलकुलेट करना है, कितना एक्चुअली सेल हुआ है और कितना सेल पिछले साल हुआ था। तो पिछले साल इसी बिजनेस में इन लोगों ने सेल किया था सेम पीरियड में, देखो फेब टू जून 2,10,000। तो इसे हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल, इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड सेल। अब बिजनेस इन लोगों का ग्रोथ में था, ठीक है, तो ग्रोथ में अगर था तो इन लोग का इस बार सेल इन लोगों को लग रहा था अकॉर्डिंग टू देयर ग्रोथ कितना इन लोगों को और भी सेल होना चाहिए था इसी पीरियड में, 15% अपवर्ड है, तो 31,500 प्लस इक्वल टू 2,41,500 का ये सेल होना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, फायर ऑकर हो गया और सेल जो है रिड्यूस होके 75,000 हाँ, इसे हम लोग बोलेंगे एक्चुअल सेल्स। ये कंपेयर कर लिया हम लोगों ने, एक्चुअली इतना सेल हुआ है 75,000, तो यहाँ पर माइनस कर दो 75,000, तो हम लोग को ये पता चल जाएगा हमारा शॉर्ट सेल कितना है। तो ये है हमारा शॉर्ट सेल, ठीक है, ये हो गया हमारा शॉर्ट सेल। ये शॉर्ट सेल हुआ पहला, ये हम लोग समझ लेते हैं, ये हमारा शॉर्ट सेल हो गया। अब हम लोग को क्या करना है पता है, स्टेप 2 में हम लोग को कैलकुलेट कर लेना चाहिए जीपी रेशियो, तभी हम लोग आगे का सारा कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन ऑफ जीपी रेशियो, लेकिन किस फॉर्मूले से, जो इंश्योरेंस कंपनी के लिए एप्लीकेबल है। और इंश्योरेंस कंपनी का जीपी रेशियो का फॉर्मूला होता है जीपी रेशियो इक्वल टू, ठीक है, नेट प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर प्लस इंश्योर्ड, अगर किसी ने करवा के रखा है, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इन प्रीवियस ईयर इनटू 100। इसका मतलब यही होता है कि तुम अपने प्रॉफिट के ऊपर करवा रहे हो ना इंश्योरेंस, तो प्रॉफिट तो सेल के ऊपर होता है, इसीलिए सेल्स इन प्रीवियस ईयर। और अगर तुम कुछ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस भी इंश्योर्ड करवा के रखना चाहते हो तो करवा लो, तो टोटल इतना परसेंट तुम्हारा इंश्योर्ड हो जाएगा। तो पहले हम लोग देखेंगे कि देखो यहाँ पर सेल्स इन प्रीवियस ईयर दे दिया है 4,20,000, नेट प्रॉफिट 70,000, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 70,000 और 4,20,000। 70,000 और 4,20,000 और यहाँ पर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस ये बताया हुआ है 56,000। ये खुद को, हाँ ये खुद को बताना पड़ेगा, ठीक है, जब
कभी भी इंश्योरेंस करवाने जाओगे तो तुम्हें खुद का सेल एक बताना पड़ेगा, हाँ मेरा ईयरली सेल इतना है, मेरा प्रॉफिट इतना होता है, मेरा इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इतना रख दीजिए, तो वो लोग अपने प्रोपोर्शन के हिसाब से करवा लेगा। मैम अगर यहाँ पर नेट प्रॉफिट नहीं दिया रहता है तो हम लोग जीपी रेशियो सेल्स इन द करंट ईयर डिवाइड बाय सेल्स इन प्रीवियस ईयर करते हैं ना? सेल्स नहीं, यहाँ पर जीपी रेशियो का मतलब तो हमेशा प्रॉफिट बाय सेल्स इनटू 100 होता है, किसी भी जगह पे देख लो, यहाँ पर भी वही है, बस यहाँ पर प्रॉफिट के साथ इसे भी जोड़ दिया गया है। यहाँ अगर नेट प्रॉफिट नहीं रहेगा तो तुम जीपी रेशियो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो, क्योंकि प्रॉफिट का मतलब ही होता है कि आउट ऑफ सेल्स तुम्हारा कितना प्रॉफिट हो रहा है ना, प्रॉफिट होना ही पड़ेगा। और तुम वो वाला जो बोल रहे हो वो तो मार्जिनल कॉस्टिंग में है कि सेल्स इन प्रीवियस ईयर, वो तो पीवी रेशियो के लिए, सेल्स इन प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय सेल्स इन करंट ईयर, वो है पीवी रेशियो, इसमें नहीं है। ये जो मैंने बोला वो शायद ट्रेंड के लिए शायद। वो से हाँ वो ट्रेंड के लिए बोल रहे हो, सेल्स इन प्रीवियस ईयर माइनस सेल्स इन करंट ईयर, उससे हम लोगों को पता चलेगा कि हम लोग का कितना डिफरेंस है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया ना, तुम्हारा 2 मॉक टेस्ट, एक में 80 मिला, एक में 82 मिला, ठीक है, तो वो तुम सेम डेटा से कंपेयर कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें परसेंटेज निकालना है, मतलब तुम्हारा ये है कि तुम्हारा 100 में 30% जो है वो प्रॉफिट है, 100 रुपीज का सेल करने से 30% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब। मैम सेल्स इन प्रीवियस ईयर तो 4,50,000 है। सेल्स इन प्रीवियस ईयर 4,50,000 है? नहीं, ये प्रीवियस ईयर कहाँ हुआ, ये दिया हुआ है 1 Feb 90 से लेके 1 Feb 89। तुम्हारा प्रीवियस ईयर कौन सा होना चाहिए, 1 Jan 89 से लेके 31 December 89, ठीक है, जो कि क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है। ये देखो कहाँ पर गया, ये देखो टर्नओवर फ्रॉम, ये देखो जो 4,50,000 है वो 1 Feb से लेके 31, ठीक है, और ये देखो टर्नओवर फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर। और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर क्यों मैंने जैन टू दिसंबर लिया, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल रहा है कि 1 Feb को इन लोगों का आग लगा है, ठीक है, और इन लोगों को कुछ बोला हुआ नहीं हम लोगों को कि कब अकाउंट शुरू होता है कब क्लोज होता है। बेसिकली 2 ही अकाउंटिंग ईयर हो सकता है, या तो अप्रैल टू मार्च या तो फिर तुम्हारा जैन टू दिसंबर। कुछ नहीं बोला था ना, इसीलिए मैंने डेट नहीं लिखा था, पता तो नहीं चल रहा है कि ये अप्रैल टू मार्च भी हो सकता है और ये मतलब जैन टू दिसंबर भी हो सकता है, कुछ स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ, इसलिए जस्ट मैंने ये ड्रॉ किया। और ये जो है ये एनुअल टर्नओवर, ये हमेशा, अगर ये वाला पॉइंट मैंने बोला था, एक बार याद रखना है तुम लोगों को, जिस दिन फायर ऑकर हुआ है उस दिन से लेके बैक में 12 मंथ्स का जो सेल होता है उसे 80 बोला जाता है, दैट इज एनुअल टर्नओवर। लेकिन ये फाइनेंशियल ईयर का नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम कैलकुलेट करने के लिए 80 जरूरत होता है, और इसी में जब ट्रेंड ऐड होता है उसे हम लोग बोलेंगे AAT। ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है सबको, बट ये ध्यान में रखो, ये डेट नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, अदरवाइज अगर डेट दे दो ना अपने हिसाब से तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। ये देखो 89, अगर ये हम 31 दिसंबर 89 ले लेते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता तो नहीं चल रहा है कि अप्रैल टू मार्च है या जैन टू दिसंबर। ये है हमारा फाइनेंशियल ईयर, और ये भी एक ईयर है, ये 12 मंथ्स का सेल बोला जाता है, इसे फाइनेंशियल ईयर नहीं बोला जाता है। ओके, तो फिर यहाँ पर हम लोग अब क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारा हो गया है जीपी रेशियो। अब हम लोग चलते हैं स्टेप 3 में। स्टेप 3 में हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्टेप 3 में हमें कैलकुलेट करना है जो लोअर ऑफ द 3 हमें लेना पड़ेगा, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल या फिर एक्चुअल, दो ही बोला जाता है, दोनों बात ही करेक्ट है, एडिशनल या फिर एक्चुअल एक्सपेंस, मतलब वो वाला एक्सपेंस जो तुमने एफर्ट डालने के लिए किया, बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए किया, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने बताया था तुम लोग को कि ये पॉइंट याद रखो, मैंने क्यों बोला कि अगर हम लोग एफर्ट नहीं डालते तो सेल नहीं करवा पाते, सेल नहीं करवाने से इंश्योरेंस कंपनी का ज्यादा लॉस होता। कैसे देखोगे, ये देखो स्टैंडर्ड सेल है 2,10,000, ट्रेंड है 31,500, तो तुम्हारा सेल होना चाहिए था इस ईयर का 2,41,500। लेकिन अगर बिजनेसमैन बोलेगा कि हम क्यों एफर्ट दें, हम एफर्ट नहीं देंगे, एफर्ट नहीं दोगे तो तुम्हें फायर ऑकर होने के बाद का पीरियड का सेल, दैट इज ये पीरियड वाला सेल कभी नहीं रिसीव होगा अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालोगे। और एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की वजह से तुम्हारा 6,700 का इस पीरियड में एक्सपेंस हुआ है। अब देखो अगर तुम लोग ये एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालते तो तुम्हारा सेल ये जो है ये कभी ऑकर नहीं होता। अगर ऑकर नहीं होता तो तुम्हारा शॉर्ट सेल कितना होता पता है, यही तुम्हारा शॉर्ट सेल हो जाता। अगर तुम आफ्टर फायर
फायर सेल नहीं करवा पाते तो तुम्हारा शॉर्ट सेल जो है वो 2,41,500 होता और इंश्योरेंस कंपनी को इसके ऊपर प्रॉफिट कैलकुलेट करके क्लेम देना पड़ता। तो ऑब्वियस सा बात है ना, 2,41,500 सेल के ऊपर प्रॉफिट और 1,66,500 सेल के ऊपर प्रॉफिट, किसमें ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा? इसमें ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा। तो इंश्योरेंस कंपनी को भी तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी बोलती है तुम अपना एफर्ट लगाओ, एफर्ट लगा के सेल करने का कोशिश करो, ठीक है। इससे तुम्हारा बिजनेस जो है वो तो चलेगा ही, क्योंकि अगर तुम बिजनेस बंद करके बैठोगे तो तुम्हारा गुडविल इफेक्ट होगा। अगर तुम अपने आपको ट्रेडर सोचोगे और इंश्योरेंस कंपनी सोचोगे तो एडिशनल एक्सपेंस का क्लेम अगर इंश्योरेंस कंपनी देगी तभी एफर्ट डालने का भी कोशिश करेगा और इससे इंश्योरेंस कंपनी को भी बेनिफिट है। भाई दोनों को बेनिफिट है, ठीक है। ट्रेडर को भी है, उसका बिजनेस बंद नहीं हो रहा है, कैसे भी चल रहा है। इंश्योरेंस कंपनी को बेनिफिट ये है कि अगर ये ट्रेडर इसके बाद भी सेल करवाते रहेगा तो शॉर्ट सेल जो है वो ज्यादा नहीं शो होगा, शॉर्ट सेल जो है वो रिड्यूस रहेगा। शॉर्ट सेल रिड्यूस रहेगा तो इससे इंश्योरेंस कंपनी का बेनिफिट है और ये अपना सेल करवाते रहेगा तो इससे इसके बिजनेस को बेनिफिट है, दोनों को ही बेनिफिट है। इसीलिए फायर ऑकर होने के बाद भी जो बिजनेसमैन है वो चाहता है कि जितना भी इंश्योरेंस किया हुआ हो वो चाहता है कि उसका सेल जो है वो चलता रहे। अब यहाँ पर 3 पॉइंट हम लोग को याद करना है, ठीक है। एक तो होता है एक्चुअल सेल्स या फिर एडिशनल सेल्स, जो कि किया है इस बिजनेसमैन ने, अनफॉर्चुनेट लिमिटेड है इसका बिजनेस का नाम। और दूसरा हमें देखना है एक बड़ा सा कैलकुलेशन है, ठीक है, एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस या फिर एक्चुअल एक्सपेंस इनटू एडजस्टेड एनुअल turnover into GP ratio divided by adjusted annual turnover। इसी को हम AAT लिख देते हैं, ठीक है। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर, इसको मैंने शॉर्ट में AAT लिख दिया। GP रेशियो तुम लोग एग्जाम में पूरा ही लिखोगे क्योंकि वहां तुम लोग को एक ही क्वेश्चन करना है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बहुत सारा करेंगे तो ये शॉर्टकट यूज कर लिया मैंने, AAT uninsured standing charges, ये और एक चीज लिखना है हम लोग को, फिर हम समझाते हैं। रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू GP रेशियो। अब इंश्योरेंस कंपनी का क्या है, देखो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, वो क्लेम देगी, एडिशनल एक्सपेंस का क्लेम देगी जो कि हम लोगों ने एफर्ट डाला है अपने बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए। लेकिन वो किसका कितना क्लेम देगी पता है? ये तीनों का कैलकुलेशन करना हम लोगों को, जो सबसे लोअर होगा उसी का क्लेम देगी, जो सबसे लोअर होगा उसी का क्लेम देगी, ठीक है। यही रूल्स है इन लोगों का। तो फिर देखो एक्चुअल हम लोगों ने एक्सपेंस कितना करवाया है सेल को कंटिन्यू रखने के लिए, एक्चुअल एक्सपेंस मतलब एडिशनल एक्सपेंस, दैट इज 6,700। हम लोगों ने एक्चुअली का एक्सपेंस कर दिया है 6,700 का, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर क्या करना हम लोगों को, कैलकुलेशन करना है एक्चुअल एक्सपेंस दैट इज 6,700 इनटू adjusted annual turnover into GP ratio divided by adjusted annual turnover into GP ratio plus uninsured standing charges। तो हम लोग को adjusted annual turnover कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर कर लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ AAT। और ये कौन सा टर्नओवर है भाई, ये कौन सा टर्नओवर है? ये वो वाला टर्नओवर है, वही टर्नओवर ये लोग लेगा कि फायर ऑकर होने के पहले का 12 मंथ्स का टर्नओवर इंश्योरेंस कंपनी अपने हिसाब से वो टर्नओवर मानेगी, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी कौन से मतलब सेल को टर्नओवर मानेगी? फायर ऑकर होने के बाद का 12 मंथ्स का टर्नओवर को इंश्योरेंस कंपनी मानेगी कि यही एनुअल टर्नओवर है, ये इन लोग का रूल्स है। तो 4,50,000, तो एनुअल टर्नओवर हो जाता है 4,50,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 लाख एनुअल टर्नओवर, पहले 4,50,000। अब अगर इसमें ट्रेंड रहता है, अगर क्वेश्चन में ट्रेंड दिया हुआ है या फिर अगर हम लोग ट्रेंड कैलकुलेट कर पाते हैं तो ट्रेंड को हम लोग ऐड या लेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू अपवर्ड या डाउनवर्ड के बेसिस पे। और ये जो आ जाएगा इसे ही बोला जाता है AAT, दैट इज एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर, एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर। अब टर्नओवर में देखो ट्रेंड तो है 15%, तो हम लोग यहाँ पर 15% जो है वो ऐड करेंगे, 67,500।
अच्छा 67,500, तो टोटल कितना हो जाता है 5,17,500 आ गया हमारा AAT। अब इसमें एक पॉइंट थोड़ा सा मुझे समझाना है, समझाते हैं दूसरे क्वेश्चन में और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। एक बार बता देते हैं, नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर कंफ्यूज हो जाओगे। 4,50,000 का टर्नओवर है। एक चीज तुम लोग देखो, ट्रेंड कहाँ पर ऐड होना चाहिए था? ट्रेंड ऐड होना चाहिए था इस सेल पे। अगर ये जैन टू दिसंबर वाला है तो ट्रेंड यहाँ पर ऐड होना चाहिए था ना, क्योंकि पिछले साल के रेस्पेक्ट में इस साल का 15% का ग्रोथ था। ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करोगे? पिछले साल से इस साल का सेल देखोगे तभी ग्रोथ कैलकुलेट करोगे ना। तो ग्रोथ नॉर्मली हमेशा जो करंट पीरियड है उस पे ही लगना चाहिए। ग्रोथ नॉर्मली जो है करंट पीरियड उस पे ही लगना चाहिए। अगर ऐसा क्वेश्चन हमारे पास हो जहां पर जैसे देखो ये जो 4,50,000 है, यहाँ पर हम लोग 2,10,000 हमें पता है, ये पीरियड का हम लोग को नहीं पता, हम लोग पता भी नहीं कर सकते, और ये पीरियड का भी नहीं पता है। अगर ये तीनों अलग अलग पार्ट में हमें पता होता और उसका टोटल 4,50,000 होता। फिर से क्वेश्चन समझो, अगर ये जो एनुअल टर्नओवर का पार्ट हमें पता होता और ये इसका टोटल 4,50,000 होता, तो हम लोग को क्या करना पड़ता पता है? ट्रेंड हम लोग को ऐड करना पड़ता इस पोर्शन पे। ये देखो मैंने दिखाया, ये जो मैंने कलर से किया है, ट्रेंड हमें इस पोर्शन पे ऐड करना पड़ता, इस पोर्शन के सेल पे। क्यों? क्योंकि यही ट्रेंडी सेल है, क्योंकि वो तो पिछले साल के रेस्पेक्ट में 15% का ग्रोथ दिखा रहा है ना, तो इसमें 15% ऐड नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी परफॉर्म्ड है। तो ये जो है ये वाला 15% ग्रोथ होता, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर के कंपेयर में हम लोगों ने देखा है कि 15% का ग्रोथ है, तो इस साल 15% का अगर ग्रोथ होता तो वो सिर्फ और सिर्फ इस पे अप्लाई होता। लेकिन क्वेश्चन में हम लोगों को ये और ये मिसिंग है, और ये बता ही दिया है डायरेक्टली, तो 4,50,000 पे ही हम लोगों ने 15% लगा दिया। अगर हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम लोग 80 पे ही डायरेक्ट 15% लगाएंगे। अदरवाइज 80 का जस्ट उस पोर्शन पे हमें ट्रेंड ऐड करना है जो ट्रेंडी पीरियड है, दैट इज जो पिछले साल का तो सेल परफॉर्म हो चुका है, उस पे कैसे 15% लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। जैसे कि ये 2,10,000, इस पे 15% कैसे लगाए? ये तो ऑलरेडी ऑकर्ड है। ये वाला भी अगर कुछ होता तो ये भी ऑलरेडी ऑकर्ड है, लेकिन ये पोर्शन ये 15% इंक्रीज के साथ ऑकर्ड होता, तो फिर हम लोग को जस्ट इसी पे लगाना चाहिए था। लेकिन हालांकि इस क्वेश्चन में ऐसा कोई ऑप्शन है ही नहीं हम लोगों का कि हम लोग ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर एप्लीकेबल कर पाए, इसीलिए डायरेक्ट 4,50,000 पे एप्लीकेबल हो गया 15%। अगर अभी तुम लोग को ये नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जहाँ पर ये पार्ट पे रहेगा तो तुम लोग फिर से अच्छी तरह से समझ जाओगे। बाकी मेरा ये मैंने इसीलिए बताया ताकि नेक्स्ट वाले में तुम लोग ऐसा ना सोचो कि मैम यहाँ पर आपने पूरे पे ऐड किया था, वहां पर क्यों नहीं किया। इसीलिए मैंने जस्ट एक बार ये पॉइंट तुम लोग के दिमाग में डालने का कोशिश किया। तो ये देखो ये हमारा आ गया है AAT। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो फॉर्मूला है इस पे अप्लाई करवाएंगे। तो AAT हम लोग का आ गया है 5,17,500 इनटू जीपी रेशियो जो है, जीपी रेशियो हमारा है 30% आया था, ठीक है, और 5,15,500 इंटू 30% प्लस हो जाएगा अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, जो कि हम लोगों ने माइनस करके शायद 8,000, हाँ 8,000 कैलकुलेट किया। तो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 8,000। तो इसका थोड़ा कैलकुलेशन करके मुझे बताओ, ये थोड़ा लंबा चौड़ा होता है कैलकुलेशन, तुम लोग कैलकुलेटर पे आराम से करो। पहले ये कैलकुलेट कर लो, फिर ये करके मुझे बताओ कितना हो रहा है। वन 632 मैम 6372। हाँ 6372, ये आ गया 6372। तो ये आ गया 6372। अब ये पॉइंट देखो, बोल रहे कि रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो। जीपी रेशियो तो पता ही है 30%। अब ये क्या है, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड। अगर हम लोग 6,700 का एक्सपेंस नहीं करते, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देते, तो ये जो सेल है ये भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो हमने अपना सेल रिड्यूस होने से बचा लिया कितना,
75,000, हमने अपना सेल रिड्यूस होने से बचा लिया 75,000, इसे हम लोग बोलेंगे रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड। इसमें भी एक पॉइंट है, क्वेश्चन में कभी कभी अलग से दे देता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड। अगर मिसिंग है, ठीक है, अगर मिसिंग है तो हम लोग एक्चुअल सेल्स को ही मान लेंगे रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड। ये सब मैंने नोट्स में लिखवाया है, एक्चुअल सेल्स जो होता है उसे हम लोग मानेंगे रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड। अगर इसके बारे में क्वेश्चन में अलग से कुछ नहीं दिया हुआ है, जैसे कि इस क्वेश्चन में अलग से कुछ भी नहीं दिया था, जो भी दिया था हमने सारा पॉइंट लिख लिया था, इसीलिए रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड हम लोग एक्चुअल सेल्स को ही मानेंगे। और इसका मतलब ये होता है कि एफर्ट की वजह से जो सेल हमारा कम होने से बच गया, दैट इज 75,000। अब क्लेम कौन सा मिलेगा, लोअर ऑफ द अबव। तो देखो सबसे कम कौन सा है, एक है 6,700, एक है 6,372 और एक है 22,500। तो लोअर क्या है, लोअर अमाउंट है, लोअर विल बी 6,372, लोअर है 6,722 और इंश्योरेंस कंपनी यही वाला पॉइंट को ले लेगी अपना टोटल लॉस जो है वो कैलकुलेट करने के लिए। अब देखो ये पॉइंट कैसे एप्लीकेबल होगा टोटल लॉस के लिए। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस। तो शॉर्ट सेल लॉस क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट के ऊपर अपना इंश्योरेंस करवाया, तो जितना शॉर्ट सेल हुआ था वो सेल हम लोगों ने नहीं करवा पाया, उस वजह से हम लोगों ने कितना प्रॉफिट जो है वो खो दिया, वो देखो। तो शॉर्ट सेल हम लोग का कितना आया था, शॉर्ट सेल हम लोग का आया था 1,66,500, 1,66,500 और जीपी तो 30% चल रहा है, तो कितना प्रॉफिट हम लोगों ने खो दिया, 49950। हाँ 49950, इस पे क्लेम मिलेगा, ठीक है, ये हमारा लॉस है। प्लस हम लोगों ने जो एडिशनल एक्सपेंस करवाया जिसका बेनिफिट इंश्योरेंस कंपनी को भी मिला, नहीं तो उसका शॉर्ट सेल इससे बहुत ज्यादा हो जाता, प्रॉफिट का कैलकुलेशन करके लॉस भी बहुत ज्यादा सेल होता। तो एडिशनल एक्सपेंस क्लेम हम लोगों ने जितना किया वो नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस कंपनी अपना एक इक्वेशन है उससे लगाती है, उसमें जो लोअर आता है उसी का क्लेम देती है, दैट इज 6,372। तो फिर 6,372 इतने का इंश्योरेंस कंपनी हमारा लॉस बोल के मान लेगी। तो हमारा लॉस है 49,950 प्लस 6,372। तो इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि हमारा लॉस है 56,321, इसे हम लोग बोलेंगे लॉस। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कुछ सेविंग्स भी कर लिया है फॉर सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस हम लोगों ने करवा के रखा था, मतलब फिक्स्ड जो है चार्जेस उसको मतलब इंश्योरेंस करवा के रखा था, उस वजह से हमारा 2,450 का क्या हुआ है, सेविंग्स हुआ है। तो फिर ये लेस हो जाएगा। सेविंग्स मतलब इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है कि आपने अपना स्टैंडिंग चार्जेस भी इंश्योर करवाया था, तो उसको भी आपको क्या मिलेगा, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अगर उसने उसका अपने इंश्योरेंस करवा के रखा था और उस हिसाब से आपका सेविंग्स हुआ है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में 2,450 का, तो इसका मतलब आपका जो लॉस आ रहा है वो आ रहा है 53,871, इसे हम लोग बोलेंगे टोटल लॉस, इसे हम लोग बोलेंगे टोटल लॉस। अब बस इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी आपका जितना लॉस है उस हिसाब से हम आपको क्लेम दे देंगे। तो अमाउंट ऑफ क्लेम, तो इसे बोला जाता है एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला। एवरेज क्लॉज के हिसाब से अमाउंट ऑफ क्लेम होता है पॉलिसी वैल्यू इनटू टोटल लॉस डिवाइडेड बाय AAT इनटू जीपी रेशियो। तो पॉलिसी वैल्यू है 1,24,200, देखो 1,24,200, लॉस है 53,871 और AAT एनुअल टर्नओवर था 51,700, 5,17,500 हमारा AAT आया था इनटू 30%। अब इसका मतलब होता है क्योंकि हमने प्रॉफिट के ऊपर पॉलिसी करवाया है और इंश्योरेंस कंपनी अपना टर्नओवर मानेगी 5,17,500 और उसका 30% हमारा प्रॉफिट लॉस हुआ है, यानी 1,55,250। ये देखो 1,24,200 इंटू 5,3871 डिवाइडेड बाई
155,250 इसके कैलकुलेशन पे आता है। तो इसका मतलब ये है कि इतना प्रॉफिट लॉस हुआ है, ये सेल है, ये एटी मतलब क्या हो गया सेल, ये क्या हो गया जीपी रेशियो, सेल पे जीपी रेशियो लगाओगे तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और इतना प्रॉफिट क्या है, लॉस है, मतलब जैसे तुम लोग का होता है ना 100 आउट ऑफ इतना मिला, उसी तरह से इतने प्रॉफिट पे इतना प्रॉफिट लॉस हुआ है, ठीक है। अब प्रोपोर्शन किसके बेसिस पे करना है, जितना तुमने इंश्योरेंस करवा के रखा है, पॉलिसी वैल्यू है 1,24,200 का, तो 1,24,200 का है, तुम्हारा परसेंटेज ऑफ लॉस इतना है, परसेंटेज ऑफ लॉस कितना है 53,871 डिवाइडेड बाय 1,55,250, तो तुम्हारा परसेंटेज ऑफ लॉस है। अगर तुम लोग कैलकुलेटर में इस पोर्शन को डिवाइड करोगे ना तो अप्रोक्सीमेटली देखो 34 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी बोल सकते हो 35% का लगभग लॉस है। तो फिर 1,24,200 का पॉलिसी वैल्यू है, उसका 35% क्लेम अभी तुम्हें मिलेगा, ठीक है, उसका 35% क्लेम अभी तुम्हें मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा जो लॉस हो रहा है वो 35% हो रहा है ओवरऑल तुमने जितना इंश्योर करवाया। तो ये इसका मतलब होता है। बाकी तुम लोग इसके साथ इसको इंटू करके डिवाइड करके कैलकुलेशन कर लो। तो कैलकुलेशन करके देख लो कितना आता है। कैलकुलेशन करके हमारा आएगा 43,097.6 आ रहा है, तो ये अप्रोक्स लिख देते, ठीक है। 124200 5387 43096.8 आ रहा है, तो इसे 7 कर दिया मैंने अप्रोक्स, यानी इतना क्लेम हम लोग को मिलेगा, ₹43,097 का क्लेम हम लोगों को मिलेगा। तो ये रहा हमारा सारा स्टेप जो कि हम लोगों ने भी समझा, और हम लोग और एक ऐसा क्वेश्चन करते ताकि तुम लोग को स्टेप्स जो है वो याद हो जाए, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते ताकि तुम लोग को स्टेप्स जो है वो याद हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है। The premises of XY Limited were partially destroyed by fire on 1st March 2006. तो XY Limited बोल के कोई कंपनी है जिसका जो इन लोग का डिस्ट्रॉय हो गया है फायर के वजह से 1st मार्च 2006 को। तो 1st ऑफ मार्च 2006, तो ये डेट ले लेते हैं फायर ऑकर होने का, 1st ऑफ मार्च 2006, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है द बिजनेस वाज प्रैक्टिकली डिसऑर्गेनाइज्ड, मतलब प्रैक्टिकली डिसऑर्गेनाइज्ड हालत में था अप टू 31st ऑफ अगस्त, यानी ये 31st ऑफ अगस्त तक इन लोग का बिजनेस जो है ड्यू टू फायर ये डिसऑर्गेनाइज्ड हालत में था। द कंपनी इज इंश्योर्ड अंडर ए लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी 1,65,000, और इन लोगों ने पॉलिसी वैल्यू लेके रखा था 1,65,000 का पॉलिसी जो है वो करवा के रखा था 1,65,000। हैविंग एन इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 6 months, इंडेमनिटी मतलब भरपाई हो रहा है जिस पीरियड को उसे बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड, और इंडेमनिटी पीरियड 6 months होता है, ठीक है। और ये है डिसलोकेशन पीरियड, और ये कितने मंथ है देख लेते हैं, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये भी 6 months ही, ठीक है। तो इसे बोलते हैं डिसलोकेशन पीरियड, और इंश्योरेंस कंपनी हमें जो टाइम देती है भरपाई करने का उसे बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड, जो कि 6 months ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। एक्चुअल टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, डिसलोकेशन पीरियड यानी देखो यहाँ से यहाँ अपडेट देखो इन लोगों ने भी दे दिया 1st मार्च से 1st ऑफ अगस्त, 1st मार्च से 1st ऑफ अगस्त, और ये कितना है 80,000, तो ये हो गया 80,000। ये हो गया 80,000, और इसे हम लोग बोलते हैं एक्चुअल सेल्स। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसका अकाउंटिंग टर्म है एक्चुअल सेल्स, मतलब एक्चुअली हम लोगों ने कितना सेल्स करवाया, दैट इज एक्चुअल सेल्स। फिर बोल रहा है देखो टर्नओवर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड डिसलोकेशन इन द 12 months इमीडिएटली बिफोर द फायर। देखो टर्नओवर मतलब सेल फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड of dislocation, dislocation period के corresponding periods in the 12 months immediately before the fire, कौन सा टाइम बोल रहा है 1st of March 2005 से 31st of August 2005, 1st of March 2005 से 1st of March 2005 से 31st of August
2005 देखो बता दिया है। अगर नहीं भी टाइम बताता तो कैसे समझते? टर्नओवर फॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब इसके रेस्पेक्टेड वाला पीरियड, डिसलोकेशन वाला ब्रैकेट में डाल भी दिया, डिसलोकेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग पीरियड जो है वो इमीडिएटली बिफोर द फायर, फायर के पहले का। तो फिर इमीडिएटली बिफोर द फायर मतलब 2003-4 का बात नहीं कर रहा है, इमीडिएटली बिफोर मतलब 2006 के आगे इमीडिएटली 2005 ही आता है। तो 2,40,000, तो ये 2 लाख हो जाएगा 40,000, ये 2,40,000 और इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड सेल, इसे बोला जाता है स्टैंडर्ड सेल। नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर 90,000, नेट प्रॉफिट जो है 90,000 है। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 60,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 60,000, uninsured 5,000, uninsured 5,000. Turnover for the last financial year, turnover for the last financial year 5 lakh, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर है 5 लाख। यानी अगर ये एक ईयर मान लेते हैं सपोज, तो इसका जो टर्नओवर है ये है 5 लाख। और आगे देखो, ड्यू टू सब्सटेंशियल इंक्रीज इन ट्रेड बिफोर एंड अप to the time of fire, it was agreed that an adjustment of 10% should be made in respect of the upward trend. तो 10% ट्रेंड जो है वो अपवर्ड है बिजनेस का, यानी ग्रोथ है इन लोगों के बिजनेस में। शुड बी मेड इन रेस्पेक्ट ऑफ अपवर्ड ट्रेंड। अच्छा, द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंस 9,300, एडिशनल एक्सपेंस क्या है कंपनी ने 9,300 का immediately after the fire, and but for this expenditure the turnover during the period of dislocation would have been only 55,000। अब ये क्या बोल रहा है देखो, ये बता रहा है कि अगर the company incurred additional expense 9,300 immediately after the fire, but for this expenditure the turnover during the period of dislocation would have been only 55,000। इसका मतलब ये है, कॉमा के बाद जो बता के रखा है, अगर ये एक्सपेंस नहीं होता तो ये 80,000 के वजह कितना हो सकता था सेल। देखो क्या बोला है, लाइन फिर से पढ़ते हैं। द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंस अमाउंटिंग टू 9,300 इमीडिएटली आफ्टर द फायर, फायर के बाद तुरंत 9,300 का खर्चा किया। बट फॉर दिस एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर किया गया, द टर्नओवर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिसलोकेशन वुड हैव बीन ओनली 55,000। क्योंकि एक्सपेंडिचर किया गया तो ये टर्नओवर जो है सिर्फ 55,000 हो सकता था, जो कि हुआ नहीं, हुआ कितना 80,000। ठीक है, ये टर्नओवर करने के वजह से ये सेल 55,000 तक नहीं, मतलब सॉरी टर्नओवर ये 9,300 अप्लाई करने के वजह से ये सेल 55,000 तक ही नहीं रहा लिमिटेड, इसका सेल जो है ये बढ़ के 80,000 तक हो गया है। ठीक है, 80,000 तक हो गया है। तो इसका मतलब यहाँ पर रिडक्शन हम लोगों को देखना है, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड कितना हुआ है ये हम लोग को ढूंढना पड़ेगा, कितना हो रहा है रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड। अगर ये खर्चा नहीं किया होता तो ये सेल होता ओनली वुड हैव बीन ओनली 55,000, जबकि ये सेल हुआ है 80,000। बताओ, मैंने बताया भी था इस पॉइंट में, अगर नहीं रहेगा हम लोगों के पास 25,000, अगर हम लोगों के पास अवेलेबल डेटा नहीं रहेगा तो हम लोगों को रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड एक्चुअल सेल्स ही मान लेना है। लेकिन इस क्वेश्चन में बता दिया है कि अगर ये खर्चा नहीं करते तो सिर्फ सेल 55,000 का होता, जबकि सेल 80,000 का हुआ है। तो कितना रिडक्शन हम लोगों ने अवॉइड करवा दिया है, क्योंकि अगर हम लोग कुछ भी खर्चा नहीं करते तो भी नॉन कस्टमर आते हैं, थोड़ा बहुत सामान लेके जाते तो 55,000 का ही होता। थोड़ा एफर्ट लगा दिया तो जो सेल है वो बढ़ के 80,000 तक हो गया है। ठीक है, तो ये कितना हो गया रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड 25,000। देयर वाज अ सेविंग्स ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड ऑफ 2,700 इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। देखो ना, हम लोगों ने इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस तो करवा के रखा है, तो कुछ ना कुछ तो सेविंग्स हो जाएगा। तो सेविंग्स हुआ है, savings in insured standing charges 2,700, I think 2,700 ही था, हाँ 2,700 ही है। अच्छा, अब हम लोग को बोल रहा है कि और कुछ नहीं है, बस तुम लोग को फाइंड आउट करना है कि
कितना क्लेम मिलेगा, इन लोगों को कितना क्लेम मिलेगा, जो कि है XY लिमिटेड। तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और जो पॉइंट अलग था वो तो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर ही लिया, दैट इज ये वाला पॉइंट छोड़ के बाकी सारा क्वेश्चन जो है सेम ही है। तो तुम लोग भी स्टार्ट करो करना फ्रॉम शॉर्ट सेल से, पिछले वाले क्वेश्चन को देखते हुए समझते हुए करना स्टार्ट करो, हम भी बताते हैं। सबसे पहले शॉर्ट सेल, स्टैंडर्ड सेल प्लस ट्रेंड लेस एक्चुअल सेल। तो स्टैंडर्ड सेल कौन सा है, स्टैंडर्ड सेल हमारा ये लो, इस तरह से पॉइंट आउट कर लेते, ये सिमिलर जो ऐसे ऐसे क्रॉस क्रॉस किया, ये दो सिमिलर पीरियड है। स्टैंडर्ड सेल हो जाएगा 2,40,000 और ट्रेंड जो है 10%, तो 2,40,000 प्लस 10%, 10% 24,000 और एक्चुअल सेल्स हुआ है 80,000। तो 2,40,000 और ये 2,64,000 माइनस 80, तो ये हो जाएगा 1,84,000। तो ये हो जाता है शॉर्ट सेल। अब तुम लोग भी अपने कॉपी में टैली करो कि मेरे साथ सिमिलर आया है कि नहीं तुम लोग। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे जीपी रेशियो। जीपी रेशियो होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इन प्रीवियस ईयर इनटू 100। नेट प्रॉफिट 90,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 60,000, 90 प्लस और प्रीवियस ईयर का सेल है, ये देखो 5 लाख, प्रीवियस ईयर का सेल है 5 लाख। तो जीपी रेशियो मेरा तो आ रहा है 90,000 प्लस 60,000, हाँ 30%। अच्छा, अब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, जो 3 होगा लोअर उसी का इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम देगी। तो कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल एक्सपेंस क्लेम। फर्स्ट हम लोग लिखेंगे एक्चुअल या फिर एडिशनल, एक ही बात है। सेकेंड हम लोग लिखेंगे एक्चुअल एक्सपेंस इनटू AAT इनटू जीपी रेशियो डिवाइडेड बाय AAT इनटू जीपी रेशियो प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। और थर्ड पॉइंट में हमें लिखना है रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इनटू जीपी रेशियो। तो एक्चुअल एक्सपेंस हम लोगों ने किया है 9,300, ये देखो एक्चुअल एक्सपेंस, हाँ 9,300, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड 25,000, ये लिख लेते हैं 25,000
और जीपी रेशियो आ गया है 30%। फिर मिडिल वाला कैलकुलेट कर देते हैं 25,000 इंटू 30%, 7,500। अब हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। एक्चुअल एक्सपेंस है 9,300। हम लोग AAT नहीं कैलकुलेट किया अभी तक, AAT कैलकुलेट करना पड़ेगा। जीपी रेशियो 30%, 30% प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब हम लोग को AAT कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो AAT मतलब हो जाएगा फायर ऑकर होने से लेके बैक में 12 मंथ जाना है। ये फर्स्ट मार्च है तो यहाँ तक हो जाएगा हमारा AAT। ये हो जाएगा हमारा AAT, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी अपना टर्नओवर कौन सा लेगी कैलकुलेशन करने के लिए, फायर ऑकर हुआ है जिस दिन, उस दिन से लेके बैक में जब हम लोग 12 मंथ जाएंगे उसे बोलेंगे AAT। क्या क्वेश्चन में AAT अवेलेबल था? हाँ, क्वेश्चन में 6 लाख, ये मैंने लिखा ही नहीं। ये देखो, टर्नओवर फॉर द 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग, ये मैंने मेरे से छूट गया ये वाला, तो ये लिख लो AAT हो जाएगा 6 लाख दिया हुआ है। 86 लाख दिया हुआ है। ये देखो, टर्नओवर फॉर द 12 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फायर 1 मार्च से लेके 28 फेब। अगर नहीं भी दिया हो जाता हम लोग कैलकुलेट कर लेते। 28 फेब मतलब ही क्या हो जाता है 1 मार्च, तो 1 मार्च से लेके 28 फेब 6 लाख। अब यहाँ पर भी हम लोगों का ये फिगर और ये फिगर मिसिंग है, तो पूरे 6 लाख पे ही हम लोग क्या करेंगे, जो ट्रेंड है उसे अप्लाई कर देंगे। तो AAT कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन ऑफ AAT, AT पे ट्रेंड ऐड होने से ही वो AAT हो जाता है। अगर किसी क्वेश्चन में ट्रेंड नहीं है तो AT ही AAT होगा, मतलब एनुअल टर्नओवर ही एनुअल एडजस्टेड टर्नओवर हो जाएगा। तो ये 6 लाख और ये 10%, तो 60,000, तो 6,60,000, 6,60,000, 6,60,000। और अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 5,000 था। अब इसका कैलकुलेशन करो तुम लोग। किया जा रहा है 90709, यानी 9071 अप्रोक्सीमेटली। तो लोअर क्या हो जाएगा, ये 9300 है, ये 9000, तो लोअर हो गया 7500। तो लोअर विल बी 7500, यानी ये एज ए एडिशनल एक्सपेंस इतना क्लेम हमें मिलेगा। अब टोटल लॉस कैलकुलेशन करेंगे। शॉर्ट सेल इनटू जीपी रेशियो, 1,84,000 आया है। शॉर्ट सेल जीपी रेशियो आया है 30%, तो ये कैलकुलेट कर लो। 55,200 एट एडिशनल एक्सपेंस क्लेम। तो क्लेम हम लोग कर सकते हैं 7,500 का, जो कि लोअर आया है हमारा 7,500, लेस हो जाएगा जो सेविंग्स हुआ है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में। $2,700, ये हो जाता है 60,000 टोटल लॉस। तो कैलकुलेशन ऑफ क्लेम,
क्लेम इक्वल टू होता है पॉलिसी वैल्यू इनटू टोटल लॉस डिवाइडेड बाय एटी इनटू जीपी रेशियो। तो एटी आया था 6,60,000 और पॉलिसी वैल्यू था 1,65,000। तो ये हो जा रहा है 50,000। तो ये हो गया ₹50,000। तो क्लेम का वैल्यू हो गया ₹50,000। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। On account of a fire on 15th June 2008 in the business house of a company, the working remained disturbed up to 15th December 2008। तो फायर ऑकर हुआ है 15th जून को और दिसंबर तक 15 दिसंबर तक जो है डिस्टर्ब था, इन लोग का जो वर्किंग कंडीशन था वो डिस्टर्ब था, यानी डिसलोकेटेड था बिजनेस अप टू 15 दिसंबर। एज ए रिजल्ट ऑफ व्हिच इट वाज नॉट पॉसिबल टू इफेक्ट एनी सेल, और इस हालत में सेल कर पाना बहुत ही मुश्किल था। द कंपनी हैड टेकन आउट एन इंश्योरेंस पॉलिसी विद एन एवरेज क्लॉज, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो पॉलिसी वैल्यू कैलकुलेट होता है उस क्लॉज का नाम है एवरेज क्लॉज, अगेंस्ट कंसिक्वेंशियल लॉसेस फॉर 1,40,000 and a period of 7 months had been agreed upon as indemnity period। तो ये बताया जा रहा है कि कंपनी ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है एवरेज क्लॉज का, और कितने का पॉलिसी वैल्यू है, लॉस के ऊपर पॉलिसी लिया हुआ है, कंसिक्वेंशियल लॉसेस के ऊपर 1,40,000 का इन लोग का पॉलिसी वैल्यू है, और एंड ए पीरियड ऑफ 7 मंथ्स हैज बीन एग्रीड अपॉन एज इंडिमिनिटी पीरियड। ये लोग बोल रहे हैं कि भरपाई करने में 7 मंथ्स लगेगा। An increase of 25% was marked in the current year sales as compared to the last year sales। बोल रहे हैं कि सेल का इंक्रीज जो है वो 25% ज्यादा है कंपेयर टू लास्ट ईयर सेल, यानी बिजनेस में ग्रोथ है 25% का, यानी ट्रेंड अवेलेबल है 25% का। द कंपनी इनकर्ड एन एडिशनल एक्सपेंडिचर 12 मंथ्स, कंपनी ने एडिशनल एक्सपेंडिचर किया है सेल करवाने के लिए 12,000 का, टू मेक सेल्स पॉसिबल एंड मेड ए सेविंग्स ऑफ 2,000 इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। और पॉलिसी वैल्यू में जो स्टैंडिंग चार्जेस का भी प्रीमियम इन लोगों ने भरा था उस हिसाब से 2,000 का इन लोगों को सेविंग्स मिल रहा है। एक्चुअल सेल्स बता दिया है 15 जून टू 15 दिसंबर 70,000 2008 का, यानी जिस साल फायर ऑकर हुआ है। तो चलो पहले ये नोट कर लेते हैं। जून 2008 से 15 दिसंबर 2008 तक डिसलोकेटेड है बिजनेस, और ये टाइम है 70,000। इस टाइम का सेल जो है ये 70,000 का है। तो ये हो जाएगा एक्चुअल सेल्स, और सेल्स फ्रॉम 15 जून से लेके 2007 और 15 दिसंबर 2007, यानी सेम पीरियड का देखो 15 जून 7 से लेके 15 दिसंबर 7 तक। ₹2,40,000, और इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल, इसे बोलते हैं स्टैंडर्ड सेल। नेट प्रॉफिट है 80,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 70,000,
टोटल स्टैंडिंग चार्जेस 1,20,000. Turnover for the last financial year 6 lakh. Turnover for the last financial year 6 lakh. और टर्नओवर फॉर 1 ईयर जून से लेके जून टू जून, मतलब ये वाला जो इंश्योरेंस कंपनी मानेगी कि टर्नओवर है, दैट इज एनुअल टर्नओवर. ये क्वेश्चन में बता दिया है 5,06,000. बस और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है. एडिशनल एक्सपेंस दिया हुआ था वो लिखना है. एडिशनल एक्सपेंस ये ऊपर दिया हुआ था. एडिशनल एक्सपेंस है 12,000 और सेविंग्स भी होना चाहिए. सेविंग्स 2,000 है. सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस. और ट्रेंड था 25%. तो फिर इन अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कितना है, इससे इसे माइनस करना पड़ेगा. ये एकदम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन की तरह है, बस तुम लोग को प्रैक्टिस हो जाना चाहिए. ये है 50,000. अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जो है वो है 50,000. तो चलो अब थोड़ा सा फटाफट कर लेते हैं हम लोग. फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट सेल. तो शॉर्ट सेल कैलकुलेट करते हैं. स्टैंडर्ड सेल प्लस ट्रेंड माइनस जीपी रेशियो, सॉरी माइनस एक्चुअल सेल्स. तो देखो स्टैंडर्ड सेल कितना है, बताओ. स्टैंडर्ड सेल कितना है? ट्रेंड तो 25% था. स्टैंडर्ड सेल 240. 2,40,000. 2,40,000. 25% ऐड कर लो. 60,000. हाँ 60,000 और एक्चुअल सेल्स था 70,000. 70,000. तो शॉर्ट 2,30,000 शॉर्ट सेल. नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे. शॉर्ट सेल के बाद क्या कैलकुलेट करना पड़ता है? जीपी रेशियो. तो कैलकुलेट करो. 25%. हाँ 25%. ठीक है करते जाओ तुम लोग. हो तो रहा है, अच्छा है, रेस्पॉन्स आ रहा है मुझे. तो जीपी रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट. तुम लोग जब लिखोगे विथ फॉर्मूला ही लिखना. अभी तुम लोग सीख रहे हो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा क्या है लिखना बंद कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहे हैं. लेकिन तुम लोग एग्जाम में जरूर पूरा लिख के ही करना है तुम लोग. 25%. अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्लेम. तो एक्चुअल एक्सपेंस जो कि है 12,000. तुम लोग मिडिल वाला कैलकुलेट करो. एक्चुअल एक्सपेंस हम लिखते हैं तब तक AAT इंटू जीपी. तो एक्चुअल एक्सपेंस तो है 12,000. AAT कैलकुलेट करना पड़ेगा. जीपी तो 25%. और यहाँ पर AAT इंटू जीपी प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 50,000. थर्ड, reduction in sales avoided into GP. तो रिडक्शन कौन सा होगा इस बारे में कुछ नहीं बताया. जब कुछ नहीं बताएगा जो एक्चुअल सेल्स हम लोग मानेंगे ये पूरा ही रिड्यूस हो जाता अगर हम लोग एफर्ट नहीं डालते. तो रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड हो जाएगा.
यहाँ पर एक्चुअल सेल्स के इक्विवेलेंट दैट इज 70,000 इंटू 25%। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में बताया था वैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है। अगर नहीं बताएगा तो जो एक्चुअल सेल्स है वही होगा। ये एकदम स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में ही मैंने तुम लोग को बताया। कैलकुलेशन ऑफ AAT। अब हम लोग AAT कैलकुलेट करेंगे। AT यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग को 5,60,000 और यहाँ पर भी हमारे पास कोई भी बाइफर्केशन नहीं है तो ट्रेंड पूरे पे ही ऐड हो जाएगा। ट्रेंड हो जाएगा 25%। 1,40,000 7 लाख 7 लाख 7 लाख इस तरह से लिख दिया मैंने। तो 7 लाख इंटू 25%। $9,333 अब लोअर कौन सा हो रहा है? एक तो 17,000 ये 9,000 है और इसके ऊपर भी है कुछ 12,000 तो लोअर हो रहा है 9,333। इसी पे हम लोग क्लेम ले सकते हैं। अब चलो देखते हैं टोटल लॉस कितना है, उसके ऊपर ही क्लेम मिलेगा। कैलकुलेशन ऑफ टोटल लॉस, शॉर्ट सेल into GP ratio, शॉर्ट सेल आया था 2,30,000 into 25% प्लस एडिशनल एक्सपेंस क्लेम 9,333 लेस सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 2,000 और ये आ जा रहा है 2,30,000 के ऊपर 25%, 57,500 प्लस 9,333 माइनस 2,000 तो ये हो रहा है 64,833। ये हो रहा है टोटल लॉस। अब क्लेम अमाउंट ऑफ क्लेम, तो क्लेम इक्वल टू पॉलिसी वैल्यू 1,40,000 का था इनटू जितना लॉस हुआ है 64,833 आउट ऑफ कितना 7,80,000 था इनटू 25%। तो देख करके कितना होता है 1,75,000 1,40,000 divided by 1,75,000 into 64,833 51867 51866.4 आ रहा है तो 51,866 अप्रोक्स लिख सकते हैं। 4 को अगर हटा देते हैं तो 51,866 अप्रोक्स ये हो जाएगा। हम लोग 22 करते, 21 भी सेम है। तुम लोग 21 तुम लोग को हम होमवर्क देंगे। 22 में एक छोटा सा शायद पॉइंट इधर उधर है तो इसको कर लेते, ठीक है। 22 वाला क्वेश्चन कर। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कैलकुलेट कंसिक्वेंशियल लॉस क्लेम। देखो यहाँ पर डायरेक्ट 1 2 3 4 करके बता दिया है। डेट ऑफ फायर है 1 सितंबर। इंडिमनिटी पीरियड यानी भरपाई करने का टाइम मिलेगा 6 मंथ्स।
पीरियड ऑफ डिसरप्शन यानी कितने दिन तक बिजनेस डिसरप्टेड मतलब डिसलोकेटेड हालत में है 1 सितंबर से लेके 1 फेब तक। सम इंश्योर्ड मतलब कितना पैसा इंश्योर्ड है, कितने का पॉलिसी वैल्यू है 1,08,900। सेल्स बोला है 6 लाख फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अब यहाँ पर बता दिया है फाइनेंशियल ईयर जो एंड होता है वो 31 मार्च को होता है। तो पहले इतना सारा डेटा जो है हम लोग नोट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कर रहे हैं 22, 21 तुम लोग का होमवर्क रहेगा। 21 हम यहाँ पर लिख देते हैं होमवर्क। हम लोग कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 20, ये वाला कर रहे हैं हम लोग। डेट ऑफ फायर 1 सितंबर, डेट ऑफ फायर बता दिया है 1 सितंबर, दिस इज द डेट ऑफ फायर। अच्छा, उसके बाद इंडेमनिटी पीरियड 6 मंथ्स यानी भरपाई करने के लिए 6 मंथ्स मिलेगा। पीरियड ऑफ डिस्ट्रप्शन है 1 फेब तक, 1 फेब तक पीरियड ऑफ डिस्ट्रप्शन है। और उसके बाद है सम इंश्योर्ड 1,08,900 यानी पॉलिसी वैल्यू 1,08,900 का है। उसके बाद सेल्स बता दिया है 6 लाख फॉर प्रीसीडिंग ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। तो ये ईयर जो है ये एंड हुआ है 31 मार्च को। अगर 31 मार्च को एंड हुआ है तो ऑब्वियस सा बात है कि 1 अप्रैल को ही स्टार्ट हुआ था। और ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का जो सेल है वो है 6 लाख। ये पूरे एक फाइनेंशियल ईयर जो है उसका सेल जो है वो है 6 लाख। सेल्स पूरे ईयर का, ये पूरे 12 मंथ्स का है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर बता रहा है कि नेट प्रॉफिट बताया है पिछले साल का 36,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 72,000। तो ये यहाँ पर नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दोनों बता दिया है। तो नेट प्रॉफिट हम लोग को बताया है कितना था, नेट प्रॉफिट था 36,000 प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 72,000। तो रेट ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर बता के रखा है कि ग्रॉस प्रॉफिट है 18%, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने बताया है कि जीपी है 18%, पिछले साल का ही होगा क्योंकि इस साल का तो जीपी नहीं निकाल सकते। जीपी हर साल चेंज हो सकता है, इस साल पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ तो कैसे जीपी निकालेंगे। तो जीपी नहीं पता, पिछले साल का ही दिया हुआ है 18%। अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 6,000, अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 6,000। और टर्नओवर ड्यूरिंग द डिसरप्शन पीरियड ये वाला होता है, ठीक है। जिस दिन फायर ऑकर हो उससे लेके जितने दिन डिसरप्टेड था वो बताया हुआ रहता है, क्वेश्चन में बता के रखा है। और इस टाइम का टर्नओवर है 67,500। तो इस टाइम का टर्नओवर है 67,500। ऐसा सिमिलर पीरियड हमें यहाँ भी ढूंढना चाहिए और इसका डेटा जरूर गिवन होगा, देखते हैं। मिला annual turnover of 12 months, annual turnover of 12 months immediately preceding the date of fire, annual turnover for 12 months immediately preceding date of fire, preceding मतलब आगे होता है, date of fire के आगे का annual turnover जो कि इंश्योरेंस कंपनी के हिसाब से टर्नओवर होता है 12 मंथ्स लेना है। तो 1 सितंबर से अगर 12 मंथ्स तक जाना है तो 1 सितंबर ही यहाँ तुम्हें ढूंढना पड़ेगा, 1 सितंबर ही यहाँ हमें ढूंढना पड़ेगा। बस ये जो डेट है ये ईयर जो है अलग होगा, ये जो ईयर है ये अलग होगा। यहाँ तक का टर्नओवर बता के रखा है 6,60,000। तो ये है एनुअल टर्नओवर अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस कंपनी। स्टैंडर्ड टर्नओवर दैट इज फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ, स्टैंडर्ड मतलब ये वाला, ये 1 सितंबर से लेके 1 फेब तक हमें ढूंढना है, दैट इज स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर या फिर स्टैंडर्ड सेल बोल लो, एक ही बात है। फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग मंथ दैट इज 1 सितंबर टू 1 फरवरी इन द ईयर प्रीसीडिंग। देखो अलग अलग तरह से हर जगह बताता है, तुम लोग को टर्म समझना पड़ेगा तभी तुम लोग उसे प्लॉट कर पाओगे। तो 1 सितंबर टू 1 फेब, तो देखो मैंने पहले ही यहाँ पर लिख लिया था 1 सितंबर टू 1 फेब, और ये बता के रखा है 2,25,000। तो यहाँ पर लिखेंगे 2,25,000 और ये है सिमिलर, ये वाला पीरियड, ठीक है। 2,25,000, ये दोनों सिमिलर पीरियड। Increase in the cost of working capital 12,000 with the savings of insured standing charges 4,500 during the disruption period.
वर्किंग कैपिटल इंक्रीज वाला पॉइंट बताते हैं। ये पॉइंट तो पता है तुम लोग को। सेविंग्स हुआ है इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस में 4500, तो ये पहले लिख लेते हैं और वो वाला पॉइंट भी तुम लोग को बताते हैं क्या है। सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 4500। अच्छा, वर्किंग कैपिटल जो है वो क्या है, वो पॉइंट भी हम बता रहे हैं तुम लोगों को। वर्किंग कैपिटल क्या बता के रखा है, देखो बोल रहा है कि इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल जो है ये बढ़ गया। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है डे टू डे का जो एक्सपेंस होता है, ठीक है। बिजनेस को रन करवाने के लिए डे टू डे का जो एक्सपेंस होता है उसे बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। नॉर्मली वर्किंग कैपिटल का मतलब ये होता है, देखो करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो करेंट एसेट यानी कैश, और हम लोग तो डेली कैश लेके ही काम करते हैं ना। लेकिन अगर तुम्हारे पास 100 रुपए है और तुम्हारा मार्केट में लायबिलिटी 20 रुपीज है, तो तुम नहीं बोल सकते कि तुम्हारा जो पैसा इन हैंड है वो कितना 100 माइनस 20 करोगे 80, दैट इज योर वर्किंग कैपिटल, जिससे तुम तुम्हारा डे टू डे का बिजनेस जो है वो रन करवा सकते हो। वर्किंग कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो डे टू डे के काम में आता है, इसीलिए उसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। नॉर्मली कैपिटल तो कैपिटल होता है, वर्किंग कैपिटल मतलब जो कैपिटल डेली काम में आता है, दैट इज करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। तो बोला जा रहा है कि वर्किंग कैपिटल हमारा बढ़ गया है, डे टू डे का एक्सपेंस बढ़ गया 12,000, यानी हमारा एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, ये मेरा क्या है एडिशनल एक्सपेंस या फिर एक्चुअल एक्सपेंस जो कि फायर ऑकर होने के बाद बिजनेस को रन करवाने के लिए मैंने किया था, दैट इज एक्चुअल एडिशनल एक्सपेंस, यानी मेरा वर्किंग कैपिटल जो कि इंक्रीज हो गया है। तो देखो लैंग्वेज यहाँ पर अलग दे दिया है, वर्किंग कैपिटल बढ़ गया है यानी मैंने एडिशनल एक्सपेंस अपना बढ़ा दिया है बिजनेस का, दैट इज 12,000। रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड थ्रू इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 30,000। बोल रहा है कि यहाँ पर हमारा जो टर्नओवर है वो रिड्यूस हो जाता, ठीक है, रिड्यूस नहीं हो पाता अगर हम लोग ये 12,000 का एक्सपेंस नहीं करते। यहाँ पर रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड बता ही दिया है थ्रू इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हम लोगों ने बढ़ा दिया 12,000 और हमारा जो टर्नओवर है वो रिड्यूस होते हुए बच गया कितना 30,000। तो यहाँ पर रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड कितना होगा, दिया हुआ ही है, रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड, ये दिया हुआ ही है। तुम लोग लैंग्वेज सारा अलग अलग करके पढ़ के देख सकते हो, सब अलग अलग लैंग्वेज के साथ है। और इस लैंग्वेज का मतलब है डायरेक्टली रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड। रिड्यूस टर्नओवर अवॉइड हो चुका है, जो कि लैंग्वेज हम लोग यूज करते हैं, रिडक्शन इन टर्नओवर या फिर रिड्यूस टर्नओवर अवॉइडेड। थ्रू क्यों अवॉइड होता है वो तो सबको पता है, एडिशनल एक्सपेंस करते हैं तभी अवॉइड होता है। यहाँ पर बताया है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल के वजह से 30,000 रिड्यूस इन टर्नओवर हुआ है, तो दैट इज 30,000 जो है ये हमारा रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड मिला हमें। अब हम लोग को बता रहा है कि स्पेशल स्टिपुलेटेड, कुछ स्पेशल पॉइंट बताया है। इंक्रीज हुआ है, जीपी रेशियो 2% बढ़ गया है, तो जीपी रेशियो जो है ये बढ़ रहा है 2%, ठीक है। और इंक्रीज इन टर्नओवर, टर्नओवर 10% बढ़ रहा है, टर्नओवर 10% क्या है इंक्रीज है, मतलब सेल्स 10% का ग्रोथ में चल रहा है और जीपी रेशियो का ग्रोथ चल रहा है 2%। बस इतना ही दिया है, ये क्वेश्चन 23 आ जाता है, इतना ही दिया हुआ है। हम लोग को कैलकुलेट करना है, इनका क्लेम कैलकुलेट करना है, दैट इज नाम वाम तो कुछ दिया हुआ नहीं, जो भी हो इस ऑर्गेनाइजेशन का हम लोग को क्लेम कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेम ही कंसेप्ट लागू होगा, ठीक है, अलग तो कुछ होगा नहीं, बस जो भी थोड़ा थोड़ा पॉइंट इधर उधर रहता है वो हमें ध्यान में रख के चलना है। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे शॉर्ट सेल। कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल, स्टैंडर्ड सेल प्लस ट्रेन माइनस एक्चुअल सेल। तो देखो स्टैंडर्ड सेल है 2,25,000, एक्चुअल सेल्स है 67,500। और ट्रेंड था शायद 10%, हाँ टर्नओवर का ट्रेंड है 10%, तो 2,25,000 पे 10% लगा लो 22,500, 1,80,000। 1,80,000।
शॉर्ट सेल। नेक्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे जीपी रेशियो। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। नेट प्रॉफिट है 36,000, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 72,000। 36,000 प्लस 72,000। और सेल्स प्रीवियस ईयर का है, ये देखो 6 लाख। इंटू 100। 18% हो रहा है, 18% हो रहा है। बट यहाँ पर इंक्रीज बताया है कि जीपी जो है ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में है 2%। हर साल 2% इन लोग का जीपी रेशियो बढ़ जाता है, तो फिर इस साल भी बढ़ना चाहिए था। इसका मतलब ये भी ट्रेंड ऐड हो जाएगा, इंक्रीज इन जीपी 2%। तो जीपी रेशियो मानना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को, कितना हो रहा है 20%। तो ये जीपी रेशियो यहाँ पर 20% हो जाएगा। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे एडिशनल क्लेम। कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल क्लेम। सबसे पहले होगा एक्चुअल एक्सपेंस। पॉइंट 2 में हो जाएगा एक्चुअल एक्सपेंस इंटू AAT इंटू जीपी रेशियो डिवाइडेड बाय AAT इंटू जीपी रेशियो प्लस uninsured standing charges। और लास्ट पॉइंट रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड इंटू जीपी। तो रिडक्शन इन सेल्स अवॉइडेड हम लोगों ने देखा कि हम लोग को बताया गया है इस पे 30,000 था, और जीपी रेशियो 18 + 2 करके 20% आ गया, तो ये हो जाता है 6,000। अब यहाँ AAT भी कैलकुलेट करना है, AAT। तो 80 प्लस ट्रेन, तो 80 तो है 6,60,000 और ट्रेन है 10%। तो 6,60,000 प्लस ट्रेंड जो है ये है 10%, 66,000 प्लस इक्वल टू 7,26,000। AAT 7,26,000। अब इसे पुट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो एक्चुअल एक्सपेंस हम लोग को पता था, हम लोगों ने अपना वर्किंग कैपिटल जो है 12,000 इंक्रीज करवाया, तो हम लोगों ने एक्चुअली एक्सपेंस किया है 12,000। अब ये लिखना पड़ेगा 12,000 इंटू 7,26,000 इंटू जीपी रेशियो हमारा 20% आया, और यहाँ पर 7,26,000 इंटू 20% प्लस uninsured standing charges, uninsured standing 6,000। अब चेक करो कितना हो रहा है ये वाला। $12,000 into 1,45,200 divided by 1,51,200। तो ये हो जा रहा है 11,524 हो जाएगा। 0.8 आ रहा है तो 24 लिख दिया मैंने। अब सबसे लोअर कौन सा है, ये तो 12,000, इन दोनों में तो ये लोअर दिख रहा है, ये 6,000, तो लोअर हो जाएगा 6,000। तो हमें 6,000 तक का ही क्लेम मिल सकता है।
अब कैलकुलेट करेंगे टोटल लॉस। तो टोटल लॉस हो जाएगा पहले शॉर्ट सेल इनटू जीपी। तो शॉर्ट सेल आया था 1,80,000, जीपी रेशियो आ रहा था 20%, तो 18 टू 36,000। ऐड हो जाएगा एडिशनल क्लेम जो आ गया है 6,000, लेस हो जाएगा सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। सेविंग्स इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 4,500। 4,500 तो 36,000 प्लस 6,000 माइनस 4,500 तो 37,500 आ रहा है टोटल लॉस। अब कैलकुलेट करना है क्लेम। क्लेम इक्वल टू टोटल लॉस डिवाइडेड बाय AAT 7,26,000 इंटू जीपी रेशियो 20% और पॉलिसी वैल्यू था 108900। 108900 तो 1,08,900 इंटू 37,500 डिवाइडेड बाई 1,45,200 तो 1,08,900 डिवाइडेड बाई 1,45,200 इंटू 37,500 तो ये हो जाएगा 28,125। तो ये रुपीस लिखना है हमेशा तुम लोगों को, रुपीस जहाँ पर जो भी रुपीस होगा रुपीस लिखना जरूरी होता है। तो ये रुपीस इतना जो है ये क्लेम का अमाउंट हो जाएगा 28,125। तो देखो यहाँ पर और एक क्वेश्चन ही बाकी है 23 और 21 एकदम सिमिलर है, इसलिए मैंने उसे होमवर्क में दिया है तुम लोग को, और 23 भी तुम लोग को हम होमवर्क में ही देते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन हो सकता है जिन लोगों ने पहले का क्लास नहीं किया है, मतलब ये लॉस ऑफ प्रॉफिट वाला नहीं बोल रहे, इसका और एक पॉइंट भी होता है, लॉस ऑफ स्टॉक भी होता है। जिन लोगों ने लॉस ऑफ स्टॉक नहीं किया है वो लोग शायद नहीं कर पाए क्योंकि ये कंबाइंड क्वेश्चन है। तो ये सिर्फ वो लोग ही करो जो लोग ने पूरा सारा क्लास इस टॉपिक का अटेंड किया है, नहीं तो बाकी लोग नहीं सकोगे। नहीं तो तुम लोग को यहाँ से ना इसे फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा कितना है। शायद कर पाओ या नहीं कर पाओ, आई डोंट नो, नहीं समझ में आ रहा है मुझे, शायद नहीं होगा तुम लोगों से क्योंकि ट्रेडिंग दे दिया है यहाँ पर, ट्रेडिंग एंड पीएल दिया है, यानी लॉस ऑफ स्टॉक का सम से ये, ठीक है, लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट कंबाइन करके दिया हुआ है। तो ये जिन लोगों ने सारा पहले का क्लास अटेंड किया हुआ है वो लोग कर सकते हो, और जिन लोगों ने नहीं किया वो लोग भी कर सकते हो क्योंकि ये क्लास तो फिर मंडे होगा। तो जितना भी प्रीवियस इसका 3 क्लासेस है वो तुम लोग अगर सुन लोगे तो तुम लोग ये कर पाओगे। तो ये प्रीवियस 3 क्लासेस जो है वो तुम्हें प्रोवाइड करेंगे हम, वो प्रोवाइड करने के बाद तुम लोग का टास्क ये रहेगा, और या फिर जिन लोगों ने क्लास किया भी अगर भूल गए हो तो वो लोग भी सुन लो। तो 23 क्वेश्चन नंबर 23 तुम लोग का होमवर्क रहेगा और 21 भी रहेगा। तो हम मतलब ऐसे सोच रहे हैं कि तुम लोगों से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज हम प्रोवाइड कर देंगे जो प्रीवियस क्लास है 1 वीक के अंदर। धीरे धीरे तुम लोग इससे कंप्लीट कर लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 और 23 तुम लोग का जो है ये होमवर्क रहेगा इससे, इस चैप्टर से, ठीक है। और ये चैप्टर लगभग वही क्या है, और लास्ट दिन इसके लास्ट और एक क्लास करेंगे तो ये हो जाएगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 21 23 जो होमवर्क है ये तुम लोग का हम सॉल्व करके देंगे। इसके अलावा और भी 2 क्वेश्चन है जो कि होमवर्क में पहले से ही था, पता नहीं तुम लोगों ने किया है कि नहीं, दैट इज लॉस ऑफ स्टॉक का 2 क्वेश्चन पहले से ही होमवर्क में दिया हुआ था जो कि मैंने नहीं करवाया, उसके बाद चेक नहीं किया मैंने, वो हम चेक कर देंगे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग इसका होमवर्क डिस्कस करेंगे और टाइम रहेगा तो फिर नया कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और इसका PDF हम तुम लोग को शेयर कर देंगे, अगर नहीं करते तो तुम लोग जरूर मुझसे मांग लो। और
क्लासेस भी हम दे देंगे तुम लोग को, ताकि तुम लोग इसे सुन के फिर से एक बार याद कर लो। जिन लोगों ने पहले किया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं किया हुआ वो लोग कर लो एक बार, तो फिर समझ जाओगे कि किस तरह से करना है। और इसके प्रीवियस वाला जो क्लास है वहां भी मैंने ऐसे ही समझा कि कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो वो क्वेश्चन भी तुम लोग के कॉपी में होना चाहिए। जिन लोग का लास्ट क्लास एब्सेंट था या फिर जिन लोग लास्ट क्लास में नहीं थे, वो लोग भी इसे कंप्लीट जरूर कर लो, ठीक है। इसके बाद हम इस टॉपिक के साथ और कुछ टॉपिक मिला के टेस्ट लेंगे तुम लोग का, ठीक है। तो नेक्स्ट संडे क्लेम का टेस्ट होगा। हाँ, इंश्योरेंस क्लेम का टेस्ट होगा। इसके पहले वाला टेस्ट तो दिया ही नहीं इनकी तुमने, मैंने तुम टेस्ट तो लिया मैम था। नहीं, टेस्ट नहीं, मेरे पास तो नहीं आया था कोई भी क्वेश्चन, मुझे तो मिला ही नहीं। मुझे लगा कि आपका तबीयत खराब है, इससे शायद आप टेस्ट नहीं ली। नहीं, मैंने तो सबका ही टेस्ट लिया। नहीं, मेरे पास कोई क्वेश्चन नहीं आया मैम। मैंने तो सेंड किया है। मेरे पास एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। नहीं तो मैं टेस्ट देती, मैं तो मुझे लगा कि आपका तबीयत खराब है इसलिए शायद नहीं ली, मैं पूछने वाली थी। नहीं, मैंने सबका टेस्ट लिया। अगर तुम एक बार मुझे नहीं मिला बाई चांस, पता नहीं शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम, मैंने सबको सेंड किया सेम टाइम पे। तो मैंने देखा कि बहुत जन कर पाए, किसी किसी का क्लास था तो वो लोग नहीं कर पाए, उन लोगों ने बाद में रात को दिया, ठीक है। तो मैंने सभी का पेपर जो है ले लिया है। और तुम अगर नहीं, मैम क्वेश्चन सेंड कर दीजिएगा, मैं भी करके भेज दूंगी। ठीक है, वहाँ टाइम मेंशन किया हुआ है, क्वेश्चन हम सेंड कर देंगे, तो तुम टाइम मेंटेन करके मुझे रीसेंड कर दो। ओके मैम, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, ठीक है। और जैसे कि मैंने तुम लोग